नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पंचमुखी मंदिर में धर्मावाला वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हनुमान जी की पूजा अर्चना की और जहां उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की है। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो हनुमान जी का पराक्रम यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही अंतिम विजय की ओर जाता है और उनके कार्यों में लंका में रावण के दंभ, कालनेमी के छल और मायावी शक्तियों के अहंकार को भी समाप्त करने का अद्वितीय उदाहरण उन्होंने पेश किया और जहां हनुमान जी का जीवन हमें अहंकार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है। रामचंद्र की जय, बलि की जय। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। रामचंद्र की जय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की अधिसूचना को जारी करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शानूमी कासमी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक पहल है और जहां उन्होंने यह भी बताया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना से क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा में भी प्रगति होगी। और जहां कासमी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दृष्टिकोण की सराहना की और जिसमें कि समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है, तो ये बातें उनकी ओर से कही गई। अपने लोकप्रिय, अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूँ इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी संगठन अपने कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है और जहां प्रदेश के महामंत्री कुंदन परिहार ने यह जानकारी दी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है और जहां यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली से शुरू होगा और जहां देश भर के प्रांतों के प्रशिक्षण प्रमुखों के लिए विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। और इसके बाद आपको यह भी जानकारी देते चले कि मंडलों, जिलों और प्रदेश स्तर पर भी चरणबद्ध तरीके से इसे आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, संगठनात्मक कार्य प्रणाली तो वही विचारधारा से परिचित कराना है ताकि वे पार्टी के प्रति समर्पित होकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बना सके। ऐसी पार्टी है जो संगठन संरचना के अतिरिक्त, चुनाव के अतिरिक्त अपने सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करती है और इस श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार पुनः मंडल स्तर से लेकर के ऊपर जिले में और प्रदेश में प्रशिक्षण की व्यवस्था की है और इसी क्रम में 5 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में
एक सभी जो प्रांतों के प्रशिक्षण प्रमुख हैं और उनकी जो टोली है उनका एक प्रशिक्षण वर्ग लगना है। तत्पश्चात हम इसको मंडलों में, जिलों में और अपने प्रदेश में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण लगेंगे ताकि हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर के जो पार्टी की रीति नीति है, पार्टी की विचारधारा है, उससे परिचित हो सके और उस विचारधारा के प्रति अपने समर्पण भाव से अपने राजनीतिक जीवन में काम कर सके। इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि बीजेपी सरकार पुलिस अधिकारियों के साथ केवल बैठकें कर रही है, लेकिन इन बैठकों का कोई भी ठोस परिणाम जमीन पर नहीं दिख रहा। उन्होंने यह भी कहा कि एम्स की युवती की हत्या और विकासनगर और देहरादून में लगातार हो रही हत्याओं का उदाहरण देते हुए उनका कहना है कि यह पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है। और जहां शाह ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस घटनाओं के बाद सक्रिय होती है, पहले नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े और ठोस कदम उठाने की मांग की है ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। बैठकें करना पुलिस के साथ अलग बात है। बैठकों का निष्कर्ष क्या निकला है? बैठकें होती रहती हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं, इन बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आपके सामने एम्स के अंदर एक युवती का मर्डर हो गया, एक विकासनगर के अंदर युवती का मर्डर हो गया, सरेआम मच्छी बाजार में एक लड़की का जो है गला रेत कर मर्डर कर दिया गया। कब तक आखिर ये समीक्षा बैठकें चलती रहेंगी? कब इन पर जो है ज़मीन पर, धरातल पर काम होता हुआ नजर आएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इस समय बेखौफ होकर तमाम अपराधी घूम रहे हैं और पुलिस पूरे मूक दर्शक होकर देख रही है। और जब घटनाएं घट जाती है, क्यों नहीं उससे पहले आपने जाके, जब उस लड़की ने उनको कहा था कि ये मेरे को मार सकता है, मेरी जान को खतरा है, क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया तुमने? अगर शायद उसको अरेस्ट कर लिया होता तो उस बच्ची की जान बच जाती, लेकिन नहीं। जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद तमाम बैठकें होती हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बद से बदतर स्थिति से उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की हो गई है। इसको सुधारने के लिए तत्काल प्रभाव से मजबूत निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ढाक के तीन पात होंगे। देखिए अब खबर हरिद्वार से है, जहां विकास भवन रोशनाबाद में संपूर्णता अभियान 2.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन रानीपुर के विधायक आदिश चौहान, शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। जहां यह अभियान 28 जनवरी को शुरू हुआ था और जहां 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। जानकारी देते चले कि इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता से जुड़े प्रमुख संकेतकों और 100% उनको संतृप्त करना है। और जहां हरिद्वार और बहादुराबाद ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषण, पेयजल, शौचालय और बालिका के शौचालय पर भी केंद्रित ध्यान जो है वो पूरे तरीके से किया जाएगा। जहां विधायक आदिश चौहान ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की दिशा में अहम कदम बताया है। देखने के लिए मैं और हम सब ललायित हैं। आप अपने ब्लॉक नरेंद्र मोदी जी जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, वो आज पूरे देश का संकल्प बन गया है। उसी को ध्यान में रखकर 2018 के अंदर पूरे देश के अंदर 112 जिलों को चयनित किया गया था, जो कुछ पैरामीटर्स में पीछे वो हेल्थ से जुड़े हुए थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। उन सभी पैरामीटर्स पर 2018 से काम कर रहा है, जिनको हमने आकांक्षी जनपद बोला गया है। और इस आकांक्षी जनपद का जो पहला फेज था 2018 से लेकर अब तक था, जिसको हम संपूर्णता अभियान 1.0 बोलकर। ये नीति आयोग ने हमें निर्देश दिए हैं कि संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत हमें 90 दिनों में कुछ पैरामीटर्स को सैचुरेट करना है, जिसमें शिक्षा का पैरामीटर है, स्वास्थ्य का पैरामीटर है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पैरामीटर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां सेफ ड्रग सेफ लाइन अभियान के तहत कोडिन युक्त कफ सिरप और अन्य फिजियोट्रोपिक जो भी औषधि के अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए औषधि विभाग ने विशेष परावर्तन की कार्रवाई की है। जहां आपको जानकारी देते चले कि औषधि निरीक्षक विनोद जगूड़ी का और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उनकी ओर से मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया और जहां निरीक्षण के दौरान एक स्टोर पर
गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और जिसके बाद औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत उस पर बिक्री पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई। सभी मेडिकल स्टोर्स को वैध लाइसेंस और पंजीकृत फार्मिस्ट की उपस्थिति में औषधि विक्रय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां आपको जानकारी देते चलें कि व्यापक और मन प्रभावी औषधियां केवल चिकित्सा पर्चे पर ही वितरित की जाएं और यह भी निर्देशित किया गया। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में लगातार कोटिन सिरप की बिक्री पर अब नकेल कसना प्रशासन की ओर से शुरू कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून जिला प्रशासन ने शांति राणा को CSR फंड से बड़ी मदद दी है। आपको जानकारी देते चले कि शांति राणा, जिनके पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट पड़ गया था, उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई और जिससे कि उनका बैंक ऋण भी चुकता हुआ है। जहां इसके अलावा उनकी 8वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी को कक्षा 12वीं तक की 1.62 लाख रुपए की फीस एक मुश्त स्कूल प्रबंधन के खाते में जमा कर दी गई है ताकि उसकी शिक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो वहीं जानकारी देते चले कि जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर यह सहायता प्रदान की गई है और जिससे कि शांति राणा और उनके 3 बच्चों को राहत मिली है और साथ ही उन्हें रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला देहरादून के कालसी क्षेत्र के कवानू मीनस रोड मार्ग पर बस दुर्घटनाग्रस्त के बाद आपको बता दें कि SDRF ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया और जहां घायल यात्रियों को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी देते चलें कि खाई में बस गिर गई थी और जिसके बाद लगभग 11 से 12 लोग इस मामले में घायल हो गए थे, इस हादसे में घायल हो गए थे और जिसके बाद SDRF की टीम के साथ पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन को चलाया और जहां आपको बताते चले कि ऑपरेशन लगातार जारी है और घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तो आपको यह भी जानकारी देते चले कि इमरजेंसी वार्ड को पूरे तरीके से तैयार किया गया था और जिसमें 10 बेड प्रमुख उपचार के लिए आरक्षित किए गए और जहां दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर RS बिस्ट ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की टीम को तैनात किया है ताकि घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार मिल सके। तो वहीं जानकारी देते चले कि चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बिस्ट ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बस दुर्घटना को गंभीरता से लिया गया है और जिला प्रशासन देहरादून स्थिति पर लगातार नजर भी रखे हुए है और इसके लिए अतिरिक्त बेड भी रिजर्व जो है वो किए गए हैं। अभी ये दुखद घटना के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आई थी CMO साहब के द्वारा, तो हमने हमारी इमरजेंसी में 10 बेड इमरजेंसी के तैयार करके रखे हुए हैं। अगर कोई भी पेशेंट वहाँ से आता है मोस्टली वो सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे तो दोनों डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया है। साथ ही और जो बाद एलाइड ब्रांचेज हैं उनको भी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको देख लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में शब बारात को माफी और रहमत की रात कहा जाता है और जहां बहादुराबाद के जामा मस्जिद के मुफ्ती मोहम्मद शाहरुख मिसबाही के अनुसार आपको बता दें कि यह रात अल्लाह की बरकत, रहमत और गुनाहों से माफ़ी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और जहां शब बारात इस्लामिक कैलेंडर के शाबान महीने की 14वीं और 15वीं तारीख पर दरमियानी रात को मनाई जाती है। जानकारी देते चले कि मुसलमान इस रात को नमाज अदा करते हैं और जहां कुरान की तिलावत करते हैं तो वहीं गुनाहों से तौबा कर अल्लाह से रहमत की दुआ मांगते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां त्रिवेणी घाट पर एक व्यक्ति गंगा में स्नान करते समय तेज बहाव में बहकर डूबने लगा। जी हां, आपको जानकारी देते चलें कि त्रिवेणी घाट में मौजूदा लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी और तुरंत ही त्रिवेणी घाट चौकी, जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवान मौके पर पहुंचे और जहां टीम ने समन्वय से आपदा राहत उपकरणों के साथ कड़ी मशक्कत की और जहां आपको जानकारी देते चले कि 72 सीढ़ी के पास व्यक्ति को गंगा के तेज बहाव से बाहर निकाल लिया गया, जहां गंगा में काफी दूर तक बह जाने के कारण व्यक्ति की सांसें और धड़कन धीमी थी। जहां बचाव दल ने पूरी तत्परता से CPR देकर एम्बुलेंस के आने तक उसे होश में लाया गया और जहां उसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां ग्राम पंचायत सारी में सिंद्रावाणी गांव में 5 वर्षीय बच्चे को गुलदार के द्वारा उठा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई है और जहां घटना के बाद SDRF की टीम को सर्चिंग कार्य के लिए बुलाया गया है। जानकारी देते चले कि SDRF की टीम ने स्थानीय पुलिस और वन विभाग के साथ मिलकर सघन जांच, जो सर्च ऑपरेशन है, उसको चलाया और जहां सर्चिंग के दौरान बच्चे का शव बरामद हुआ है, तो वहीं शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और वन्य जीवों के साथ मानव विहीन संघर्ष को लेकर अब चिंता को व्यक्त किया है और जहां SDRF और अन्य विभागों की तत्परता से शव को बरामद कर लिया गया, लेकिन घटना से पूरे क्षेत्र में इस समय शोक की लहर है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।